चलिए तो अब हम लोग लिखें। प्रश्न आता है सृजन जवाब में, प्रश्न पूछा जाएगा। ये सवाल देखिए, प्रेमचंद की पठित कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है और क्यों? ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। प्रेमचंद की पठित कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ का मतलब बेस्ट, बेस्ट कहानी कौन सी है? और फिर क्या पूछा गया कि नाम भी बताइए और क्यों है, ये बताइए। प्रेमचंद की जो कहानियां आपने पढ़ी हैं उसमें सबसे बेस्ट कौन सी है और क्यों वो बेस्ट है, ये पूछा गया। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो भूमिका लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? भूमिका। और बताएंगे कि प्रेमचंद ने 300 प्लस कहानी लिखी है। प्रेमचंद ने कितनी कहानी लिखी? 300 से अधिक कहानी, 300 से अधिक कहानी लिखी है। और 300 से अधिक कहानी लिखी है। और इस संकलित कहाँ है? मानसरोवर। मानस मानसरोवर किताब है, भाग 1 भाग 2 इस तरह से, उसमें ये कहानियां संकलित। तो मानसरोवर किनकी कहानियों का संकलन है? प्रेमचंद। 300 से अधिक कहानियां लिखी और ये कहानियां लिखी हैं हिंदी में भी और उर्दू में भी। ये कहानियां लिखी आपके कोर्स में कौन सा है? प्रेम मंजूषा। आपके कोर्स में क्या है? प्रेम मंजूषा। और प्रेम मंजूषा में कितनी कहानियां हैं बताइए? 16 कहानी। प्रेम मंजूषा में 16 कहानी संकलित। प्रेम मंजूषा में 16 कहानी संकलित। वैसे तो 300 से अधिक लिखा है, लेकिन जो आपके कोर्स में प्रेम मंजूषा है उसमें 16 कहानी। अब सवाल यह है कि इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है और कौन बेस्ट? तो दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे सर्वश्रेष्ठ कहानी का कुछ मानक होगा। सर्वश्रेष्ठ कहानी के मानक, यानी सर्वश्रेष्ठ कहानी का मानक होगा। वो कुछ शर्तें होंगी ना कि भाई सर्वश्रेष्ठ कौन सा। जैसे कहा जाए कि यूपीएससी में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कौन सा है, तो अब मानक हुआ ना कि जो पीटी, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू, नहीं इस प्रक्रियाओं से गुजरा हो तो टॉप किया हो। तो आप कहेंगे भाई 300 कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी, बेस्ट कौन सी? तो बेस्ट के लिए कुछ शर्तें होंगी। तो पहली शर्त ये कि वो यथार्थवाद पर आधारित। यथार्थवाद का मतलब सत्य पर आधारित। जो यथार्थ पर आधारित होगा वही अच्छी कहानी होगी। दूसरा है कि उसका समाधान भी यथार्थवादी हो। प्रॉब्लम भी सत्य को बताए और सॉल्यूशन भी सत्य को बताए, वही बेस्ट होगा। नहीं, तीसरी शर्त यह है कि किसी मनोवैज्ञानिक सत्य को व्यक्त किया, किसी मनोवैज्ञानिक सत्य को व्यक्त करे, किसी मनोवैज्ञानिक सत्य को व्यक्त करे। मनोवैज्ञानिक मतलब
ईदगाह में बाल मनोविज्ञान है, पूस की रात में किसान मनोविज्ञान है ना, कफन में भूख का मनोविज्ञान है, बूढ़ी काकी में वृद्ध जीवन का मनोविज्ञान। तो अच्छी कहानियां वो होती हैं जो किसी मन की परतों को खोले। ठीक है, अगर ये मन की परतों को नहीं खोल रही है तो इसका मतलब है कि वो उतनी अच्छी नहीं। ये एक बात प्रेमचंद ही कहते हैं कि अच्छी कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक यथार्थ से जुड़े। ठीक है, मान लिया छात्र जीवन का मनोविज्ञान क्या है, इस पर कोई कहानी लिखे। भाई मन में क्या चल रहा है, बाहर से नहीं हमको पता चल रहा है। बेरोजगारी की दशा क्या होती है, हमको बाहर से कहां पता चल रहा है। एक रचनाकार जब किसी के मन में प्रवेश करता है और वैसा ही महसूस करके लिखता है, तब जाके वो एक्चुअल। नहीं तो बाहर से कैसे पता चलेगा कि आदमी बेरोजगार है, तो ठीक है कोई बात नहीं कल हो जाएगा। लेकिन बेरोजगारी की पीड़ा क्या होती है। नहीं, एक लड़की की शादी हो गई और बेमेल शादी हुई, बेमेल विवाह हुआ। मान लड़की की उम्र कम है, लड़के की उम्र बहुत है, या बेरोजगार है, या सनकी है, या शराब पीता है। अब लड़की के मन में क्या चल रहा है ये बाहर से कैसे पता चलेगा, माँ बाप को भी नहीं पता चलेगा। तो एक रचनाकार इसलिए कहा जाता है कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो प्रेमचंद की नजर वहां जाती है जो एक वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़ी काकी, और उसके मन में क्या क्या चल रहा है। एक किसान के मन में चल रहा है, वो कह रहा है कि ठीक है कल से सोना तो नहीं पड़ेगा। ये प्रेमचंद इंटर करते हैं, उसके मन के विज्ञान को समझ रहे हैं कि नहीं, उसको पता चल गया है। घीसू माधव के मन में प्रेमचंद इंटर कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि नहीं जी कोई काम करने से फायदा नहीं है। और उसको पता है कि इस बार कफन का पैसा हमने खा लिया, कम से कम भरपेट खाए तो भाई उसका तो होगा ही दाह संस्कार, लेकिन इस बार हमको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो समाज के मन को, व्यक्ति के मन को, भूख का मनोविज्ञान, यानी अच्छी कहानियां वो होती हैं जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य को व्यक्त करें। चौथी बात, अच्छी कहानी वो होती है जिसको पाठक महसूस करने लगे, यानी पाठक भी उससे पूरी तरह जुड़ जाए। पाठक भी क्या करे, जुड़ जाए, और पाठक को लगने लगे कि ये सत्य है और उस पर गहरा प्रभाव डाले। गहरा क्या करे, प्रभाव डाले। जैसे आप ईदगाह पढ़ेंगे तो हामिद आपके जीवन का पार्ट बन जाएगा, है ना। विद्यार्थी जीवन अभी है, और बुजुर्ग में 100 साल की अवस्था में कोई आपसे पूछे कि हु इज हामिद, तो आप बता देंगे अच्छा ईदगाह का वो कैरेक्टर, और कहानियां पूरे दृश्य पे क्या हो जाएंगी, सामने आने लगेंगी। तो अच्छी कहानी वो होती है जो पाठक को क्या करे, संपूर्णता में जोड़ दे। और अच्छी कहानी वो होती है जो रचनाकार मौन हो जाए, रचनाकार न बोले, पात्र बोलने लगे, घटना बोलने लगे, परिस्थिति बोलने लगे, संदेश ये सब देंगे। रचनाकार लास्ट में नहीं लिखेगा कि जी मेरी कहानी का संदेश ये है। ठीक है, जैसे आप पूस की रात पढ़ेंगे तो प्रेमचंद कहीं नहीं, वो घटनाएं बोलेंगी, वो पात्र बोलेगा, वो परिस्थितियां बोलेंगी। बूढ़ी काकी पढ़ेंगे तो सब सिचुएशन बोलेगा। प्रेमचंद जैसे लगता है बैकग्राउंड में है और सामने फिल्म चल रही है, और फिल्म का डायलॉग, मजूरी हम करें और मजा दूसरे लूटे, है किसने लिखा है, प्रेमचंद ने। आपको लगेगा कि नहीं तो हल्कू बोल रहा है, नहीं, प्रेमचंद कहाँ है, पीछे से है। और कैरेक्टर को लगे, पाठक को लगे, और हल्कू से वो जुड़ जाए और बात पूरी तरह से समझ में आए। यानी अच्छी कहानी वो होती है जो व्यंजना धर्मी होती है, कई सारे अर्थ ले। अच्छी कहानी कौन होती है, जो कई सारे मीनिंग को रिफ्लेक्ट करे, व्यंजना धर्मी। अगर इन सभी कसौटी, और अच्छी कहानी वो होती है जिसकी भाषा सरल और संप्रेषित हो, ऐसी भाषा लिख दे कि भाई समझ में ही ना हो, सरल और संप्रेषित हो, यानी पढ़ने वाला पाठक वर्ग पूरी तरह उसको समझ में आए। आपने ऐसा लिख दिया कि आप ही समझें आप ही पढ़ें, नहीं, कई बार कोई कहानी ऐसी आ जाती है जो समझने में क्या होती है, दिक्कत होती है, लेकिन पाठक उसको क्या करे, पूरी तरह समझ ले। अगर ये सभी कसौटियों पर देखेंगे
तो आपको लगेगा कि 1930 के बाद की जो कहानी है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो 300 में कौन सी कहानियां सर्वश्रेष्ठ है जो 1930 के बाद? अब 1930 के बाद कई कहानियां लिखी गई, अब उसका नाम चार पांच कर दीजिए और फिर ये बताइए कि इसमें हमको कौन सा अच्छा लगता है। अब इंडिविजुअल चॉइस नहीं, वो तो हर विद्यार्थी का अपना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद की पठित कहानियों में कौन सी अच्छी है। अब हर विद्यार्थी का अलग चॉइस है, लेकिन ये वो नहीं कहेगा कि जी हमको तो बड़े घर की बेटी अच्छा लग रहा है। अगर वो लिखेगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्वसम्मत राय ये है कि अगर ये सारे मानक, बड़े घर की बेटी यथार्थवाद समाधान नहीं है, आदर्शवादी समाधान। तो इन कसौटियों पर हमने कुछ मानक तय किए, और इस मानक जब तय किया तब उसमें जो बेस्ट होगा, तो बेस्ट कौन कौन सी है 1930 के बाद? हम पूस की रात लिख सकते हैं, हम कफन लिख सकते हैं, पूस की रात लिख सकते हैं, ईदगाह लिख सकते हैं, सदगति लिख सकते हैं, कई सारी कहानियां लिख सकते हैं। अब अब आपके पास चॉइस है कि अब इसमें से कौन सा लिख, क्या है, जैसे बताइए। कहाँ हृदय परिवर्तन? अमीना का कहाँ हृदय परिवर्तन? अमीना का जैसा हृदय है वैसा ही हृदय है। कोई सॉल्यूशन देने में हृदय परिवर्तन कहाँ है? वो तो पूरी यथार्थवादी कहानी है कि बच्चे को लगता है कि नहीं जी मेरी दादी के हाथ जल जाते हैं, और जल जाते हैं तो उसको उस दर्द का अनुभव होता है। इसके हाथ नहीं जले हैं, लेकिन रोज दादी के जलते हैं। जो ये बच्चा है वो देखता है, हो सकता है दूसरा बच्चा ना देखता हो, वैसे तो होता ही है, रोटी जलाने में किसका हाथ नहीं जलती। लेकिन उसको तो लग रहा है कि दादी का जल रहा है, उसको जलन अपने में महसूस होती है। वो भर दिन भूखा रह जाता है, और लास्ट में वो क्या लेता है? चिमटा लेता है। पूरी तरह से यथार्थवादी कहानी, आदर्शवाद कहीं नहीं। ठीक है, बाल मन विज्ञान को देखिए कि बच्चा जो मन में सोचता है वो कहता है कि रेवड़ी, वो हाथ फैलाता है, बच्चा रख लेता है। ऐसा बच्चे करते ही। बच्चों का जाने का क्रम देखिए, बच्चे पैसे गिनते 1 2 3 4 15, नहीं ऐसे ही बच्चे गिनते हैं, काउंटिंग नंबर ही नहीं। ऐसे ही दौड़ के जाते हैं। बच्चे के ही मनोविज्ञान से कहा गया, अरे कितने बड़े बड़े बच्चे हैं, पढ़ते होंगे, कितनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, क्या करेंगे पढ़कर। ये बच्चे सोच रहे हैं। एक बच्चा ही करा जी, हजरत यही चोरी कराते हैं। खुद तो कहते हैं कि जागते रहो, उधर से बोल देते हैं चोरी करने के लिए। और मेरे मामू भी ऐसा ही करते हैं। ठीक है, यानी हर जगह क्या है, बच्चा आगे है, प्रेमचंद बैक में। कहानी बच्चे ही बढ़ा रहे हैं, कहानी प्रेमचंद नहीं बढ़ा रहे हैं। और घटनाएं पूर्व नियोजित नहीं है, घटनाएं अपने आप घट रही हैं। जैसे पूर्व नियोजित क्या होता है, जैसे अगर हम कोई एक स्टोरी लें जिसे पहले से सब फिक्स है कि अंत हमको ऐसा ही दिखाना है, जैसे रामचरितमानस को देख, पहले से फिक्स है कि दशरथ के बेटे हैं, वन जाएंगे, ये घटना होगी, फिर रावण को मारेंगे। आपके मन में होता है कि नहीं राम भी हार सकते हैं? नहीं, लेकिन युद्ध है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे मन में पहले से प्री प्लान कि कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा, कब जीतेगा, सब कुछ पहले से क्या है। कौरव पांडव में आपको फिक्स्ड है कि भाई किसको जीतना है, हाँ, है ना, जीतना है। लेकिन ईदगाह में बच्चा क्या खरीदेगा ये फिक्स नहीं। वो तो कई परिस्थितियों के बाद अपने आप उसके मन में आता है। कफन में जब आप पढ़ रहे हैं तो पहले से कोई फिक्स्ड है कैसा वो करेगा? नहीं। तो यानी घटना बोलने लगे, पात्र बोलने लगे, परिस्थिति बोलने लगे। और इस दौर में जो 1930 के बाद की जो यथार्थवादी कहानियां, बड़े घर की बेटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि आज आनंदी को कहा जाए तो आनंदी कहेगी कि हम क्यों, शादी हुई और तुरंत पति के साथ जाएगी, संयुक्त परिवार में क्यों रहेगी, वो रहेगी? कोई लड़की रहना चाहती है तो हृदय परिवर्तन हो जाता, नहीं होता। प्रेमचंद को लगा कि भाई हमने कर दिया ना हृदय परिवर्तन, ऐसा होता कहाँ है। 1930 के बाद प्रेमचंद के जीवन में, चिंतन में परिवर्तन आया, और उस दौर की जो कहानियां हैं वही बेस्ट मानी जाती हैं, और बेस्ट हैं भी। अब आप लिखेंगे कि भाई इनमें कई कहानियां हैं जिसमें हमको, अब हमको क्यों कोई अच्छी लगेगी, हमको तो अंक लेना है। नहीं, अब अगर हम सदगति लिखेंगे तो जातिवाद पर आ जाएगा।
एक दुखी चमार हैं और एक ब्राह्मण साहब हैं। कोई कॉपी देखने वाले अगर बुरा मान जाए तो आपको व्यक्तिगत रूप से ये अच्छी लग सकती है, लेकिन अंक में हो सकता है धोखे में पड़ जाए। पढ़ सकते हैं ना। तो आपको सचेत रहना, हो सकता है कि इंडिविजुअल रूप में आपको अच्छी लग रही है, लेकिन लिखना नहीं है ये। आपकी नजर किस पर है? एग्जाम पास करने पर नहीं। अंक। अब घीसू माधव कफन लिखेंगे, यद्यपि वो बेस्ट कहानी, लेकिन अगर लिखेंगे तो कोई हो सकता है बुरा मान जाए, क्योंकि आप सिस्टम को कोसेंगे। भाई कोई घीसू माधव न हो, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? सिस्टम की है। हाँ, चमारों का कुनबा है। अब कुछ विवाद आ गया, प्लस घीसू माधव जो प्रेमचंद सोच रहे हैं कि भाई जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत मेरी हालत से अच्छी नहीं, ये सब लिखेंगे तो सिस्टम, कई लोग सिस्टम के पोषक होते हैं, है ना। तो यहाँ भी थोड़ा सा रिस्क है। यहाँ भी थोड़ा क्या है, क्योंकि आपकी नजर व्यक्तिगत चॉइस पे नहीं है, आपकी नजर किस पर है? हाँ, कि हमको अच्छा अंक आया और बिना विवाद के, और औसत रूप से वो सबको अच्छा भी लगे। नहीं, सदगति में तो दुखी चमार हैं, और उनके साथ उनका शोषण कौन कर रहा है? हाँ, तो आप कोई कॉपी देखने वाला तो उनको बुरा लगेगा कि नहीं? है ना। बुरा लगेगा। अब बुरा लगेगा तो आपको तो अंक का घाटा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 20 अंक का सवाल है और आपको मिलना चाहिए कितना? मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी 13-14 मिले, मिल जाएगा 10, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं आप सिस्टम को क्या करेंगे? प्रेमचंद की नजर से लिखना चाहेंगे। तो बहुत सारे लोग प्रेमचंद की नजर नहीं पसंद करते, है ना। क्योंकि प्रेमचंद तो चूंकि आप कोर्स से हटा नहीं सकते, कबीर को कोर्स से हटा नहीं सकते। कई बार कई लोग ऐसे हैं जो बिना विज्ञापन के टिके हुए हैं। नहीं, तो प्रेमचंद का तो कोई विज्ञापन आता नहीं, और न कोई कॉलेज में उनका कोई स्कूल है, न उनके फॉलोअर है ना। तो अब आपके लिए बच जाता है दो, पूस की रात और ईदगाह। अब इन दोनों में शेष कौन है? सिर्फ बच्चे का मनोविज्ञान और बुजुर्ग का ख्याल रखना। ये अंक देने वाले भी बुजुर्ग हैं, अंक देने वाले भी क्या है? वही बुजुर्ग। तो उनको भी सूट करेगा, है ना। और ईदगाह एक छोटा बच्चा है, और प्लस कई सारे प्रॉब्लम्स उसमें दिखाए गए। स्वास्थ्य का प्रॉब्लम, एजुकेशन का प्रॉब्लम, वकील जीवन का, पुलिस सिस्टम का, कई सारे प्रॉब्लम है। और बाल मनोविज्ञान भी है, तुलना भी है। या पूस की रात लिख सकते हैं, लेकिन पूस की रात में आप लिखेंगे कि भाई किसान जीवन की अभी भी हालत ऐसी है, दूसरे को लगेगा नहीं अब तो आय हम दुगनी कर चुके हैं ना। आप लिखेंगे कि जी नहीं, एग्जामिनर जो उस पीढ़ी का है कुछ ना कुछ समझता ही, पढ़ा है प्रेमचंद को, नहीं बिलोंग करता है, लेकिन प्रेमचंद को तो महसूस किया है ना 20 साल। नहीं, 1-2 साल में तो प्रोफेसर बना नहीं, वो 20 साल पढ़ा रहा है तब कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है। अब आपके सामने दो विकल्प हैं, दोनों आपने लिखा है कि नहीं लिखा है? तो लिखिए कैसे लिख। अब उसके बाद आप लिखेंगे कि हमको पूस की रात या ईदगाह, और ईदगाह की समीक्षा आपने लिखी। हाँ, तो वो तो है ही ना, वो तो लिखा ही हमने कि रचनाकार बैकग्राउंड में चल जाए और ये बोलने लगे, सब क्या हो स्वतंत्र। ठीक है, तो लिखिए। हिंदी और उर्दू की संपूर्ण दुनिया, हिंदी और उर्दू की संपूर्ण दुनिया या संपूर्ण समाज, हिंदी और उर्दू की संपूर्ण दुनिया 20वीं सदी में प्रेमचंद से अधिक स्वीकृत, प्रेमचंद से अधिक स्वीकृत एवं उनसे बड़ा कथाकार को नहीं जानती, एवं उनसे बड़े कथाकार को नहीं जानती, एवं उनसे बड़े कथाकार को नहीं जानती है, को नहीं जानती है। यानी इनसे बड़ा कोई 100 साल में हिंदी और उर्दू की दुनिया में इनसे कोई बड़ा कथाकार नहीं, पूर्ण विराम। इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है करोड़ों पाठक वर्ग, करोड़ों पाठक वर्ग तथा मानसरोवर में संकलित 300 से अधिक कहानियां, तथा मानसरोवर में संकलित 300 से अधिक कहानियां, मानसरोवर में संकलित 300 से अधिक कहानियां। यानी इसका प्रमाण क्या है कि मानसरोवर में संकलित 300 से अधिक कहानियां। ठीक है।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। 300 से अधिक कहानियों में 300 से अधिक कहानियों में 300 से अधिक कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है, इसका चयन और निर्धारण, इसका चयन और निर्धारण जटिल कार्य है। भाई सबसे बेस्ट कौन सी है, इसका सिलेक्शन और इस निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। किंतु यदि हम सर्वश्रेष्ठ कहानी के आधार का मूल्यांकन करें, सर्वश्रेष्ठ कहानी के आधार बेस का मूल्यांकन करें, तो अधोलिखित या निम्नलिखित शर्तें देखी जा सकती